हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हम एनसीईआरटी 12th क्लास की पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 14 जो है चैप्टर है। और विभाजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, आदि चीजें हमने पिछली वीडियो में इसमें पढ़ लिया था। ठीक है। और आज हम सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है आदि, और 1937 में जो प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय, मुस्लिम लीग आदि का गठन, ये सारी हमने इंपॉर्टेंट चीजें इसमें पढ़ लिया था। और आज हम इसमें शुरू करेंगे पाकिस्तान का प्रस्ताव। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सभी एग्जाम के लिए देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान का प्रस्ताव। तो जैसा कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी और मांग में तेजी आ रही थी, और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उप महाद्वीप के मुस्लिम बाहुल जो इलाके थे, उनके लिए कुछ इलाकों के लिए स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। और इस अस्पष्ट प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। यानी ये प्रस्ताव जो था, इसमें कहीं भी विभाजन की बात या पाकिस्तान की जो है कोई जिक्र नहीं था। बल्कि इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहाँ मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। और अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज्य कायम होने वाला है, तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। और उन्होंने संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को उन्होंने दोहराया था। ठीक है। पाकिस्तान का नाम देखिए, पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र थे। नाम कैम्ब्रिज के पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखित 2 पर्चों में इन्होंने नाम गढ़ा था। और रहमत अली इस नई इकाई के लिए अलग राष्ट्रीय हैसियत चाहता था, और 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया था। और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी उसके इस विचार को केवल एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा। और 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। मगर उस भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं, बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकत्रित किया और एकीकृत किया, और शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। यहाँ देखिए, विभाजन का अचानक हो जाना। तो पीछे जैसा कि हम देख चुके हैं, पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर लीग की राय जो है पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी या अस्पष्ट थी। और उपमहाद्वीप के मुस्लिम बाहुल जो इलाके थे, उसके लिए सीमित स्वायत्तता की मांग से विभाजन होने के बीच बहुत ही कम समय में केवल 7 साल रहा। किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा और उससे भविष्य में लोगों की जिंदगी किस तरह से तय होगी। 1947 में अपने मूल इलाके छोड़कर नई जगह जाने वालों में से बहुतों को यही लगता था कि जैसे ही शांति बहाल होगी, वे अपने देशों को लौट आएंगे। ठीक है। अपने जहाँ पे वो रह रहे हैं उस स्थान पर वापस, क्योंकि पाकिस्तान का जो एरिया था, वहां से लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ के लोग वहां गए थे। उन्हें लगा कि शांति होते ही हम अपने घरों को लौट जाएंगे। तो शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग खास संजीदगी नहीं उठाई थी। और शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाजी में एक पैतरे के तौर पर ही इस्तेमाल करे। यानी कोई सोची समझी या बहुत उस तरीके की रणनीति नहीं थी, जो कि इस तरीके से बाद में हुई, जिसका वे सरकार और कांग्रेस को मिलने वाली रियायतों पर रोक लगाना और मुसलमानों के लिए जो रियायतें थी उसको हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों को स्वतंत्रता के बारे में औपचारिक जो वार्ताएं कुछ समय तक टालनी भी पड़ी थी। और लेकिन 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था कि अंग्रेजों को फिर झुकना पड़ा और उसके अफसरों को
जो संभावित सत्ता हस्तांतरण बारे भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए उसके लिए उसको तैयार होना पड़ा। ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रस्ताव 1940। मुस्लिम लीग के 1940 वाले प्रस्ताव की मांग थी कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में जरूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के ऊपर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों जैसे जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयां स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। ठीक है। लीग की क्या मांग थी? क्या वह वैसे पाकिस्तान की मांग कर रही थी जैसा हम आज देख रहे हैं। युद्धोत्तर घटनाक्रम। जब 1945 में दोबारा वार्ताएं शुरू हुई तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हुए कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे, सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेनाओं के सेनापति के। उनकी राय में यह पूर्ण स्वतंत्रता की ओर शुरुआती कदम होगा और सत्ता हस्तांतरण के बारे में यह चर्चा टूट गई, क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा किसी और को नहीं है। वे सभा में सांप्रदायिक आधार पर वीटो की व्यवस्था भी चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी फैसले का विरोध करते हैं तो उसे कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से ही पारित किया जाना चाहिए, और उस समय के राजनीतिक हालात को देखते हुए लीग की पहली मांग काफी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस का समर्थन करता था और इन वार्ताओं में उसके प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मौलाना आजाद कर रहे थे, और पश्चिमी पंजाब में यूनिस्ट पार्टी के सदस्य भी ज्यादातर, ठीक है, और ज्यादातर मुसलमान थे और अंग्रेज यूनिस्टों को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पंजाब सरकार में उन्हीं का दबदबा था और वे अंग्रेजों के प्रति लगातार वफादार बने रहे थे। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर 1939 में वायसराय के साथ बैठक से पहले महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये जिन्ना और ये गांधी जी आप यहाँ पे देख सकते हैं बैठक से पहले। तो 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 1937 में जो चुनाव हुए थे पहले। तो 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए और सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। ठीक है। और 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में चले गए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी ऐसी ही बेजोड़ सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 सीटें जो है 30 सीटें आरक्षित सीटें जीती थी और मुस्लिम वोटों में से करीब 86.6% 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों की कुल 509, ठीक है, आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास गई, यानी 509 में से आरक्षित सीटें जो थी उसमें से 442 मुस्लिम लीग के पास। इसका मतलब यह हुआ कि 1946 में जाकर ही मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं को भी सबसे प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में स्थापित करे, क्योंकि 37 के जो चुनाव हुए थे उसमें इनको उतना अधिक मत नहीं मिला था। अब जाकर वह भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकते थे। और लेकिन आपको याद होगा कि इन चुनाव में मताधिकार बेहद सीमित था। आबादी के केवल 10-12% तबके को ही प्रांतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया था, ये भी बात थी। केंद्रीय असेंबली के चुनाव में न तो केवल 1% लोगों को ही मताधिकार में केवल 1% लोगों को ही मताधिकार के मिला था। ठीक है। विभाजन का एक संभावित विकल्प। तो मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा। इस कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। इसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, जिसकी केंद्रीय सरकार काफी कमजोर होती और उसके पास केवल विदेश, रक्षा और संचार का जिम्मा होता। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को
3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था और हिंदू बहुल प्रांतों को समूह क, पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांतों को और समूह ख और पूर्वोत्तर जो थे असम सहित के हिस्से उसे मुस्लिम जो बहुल प्रांत थे उनमें समूह ग में उन्हें रखा गया और प्रांतों के इन खंडों या समूहों को मिलाकर क्षेत्रीय जो इकाइयां थी उनका गठन किया गया जाना था। माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियां उनके पास ही रहने वाली थी। ठीक है। शुरुआत में सभी पार्टियों ने इस योजना को मान लिया था, लेकिन यह समझौता ज्यादा देर तक नहीं चल पाया क्योंकि सभी पक्ष जो थे वो इस योजना के बारे में जो उनकी व्याख्या थी वो अलग अलग थी। लीग की क्या मांग थी कि समूहबद्धता अनिवार्य हो जिसमें समूह ख और समूह ग के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। और कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों की अपनी इच्छा का समूह चुनने, प्रांतों को अपनी इच्छा का समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, यानी वो अपनी इच्छा से जो है समूह चुन सके। कांग्रेस कैबिनेट मिशन के इस स्पष्टीकरण से भी संतुष्ट नहीं थी कि शुरुआत में यह समूहबद्धता अनिवार्य होगी, मगर एक बार संविधान बन जाने के पास उनके पास समूहों से निकलने का अधिकार हो जाएगा। ठीक है। और बदली हुई परिस्थितियों में नए चुनाव कराए जाएंगे और इस प्रकार आखिरकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस दोनों ने ही नहीं माना था और यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ा था क्योंकि इसके बाद विभाजन कमोबोश अपरिहार्य हो गया था और कांग्रेस के ज्यादातर नेता इसे त्रासद मगर अवश्यंभावी परिणाम मान चुके थे। केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत NWFP के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे वो अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे, सिर्फ महात्मा गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। NWFP में महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी उन्हें कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन बनता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। और सुशीला नायर और अमतुस सालेम के साथ अक्टूबर 1938। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गांधी जी हैं। ठीक है, और आगे चलते हम विभाजन की ओर। तो विभाजन की ओर कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अमली जो है जामा पहनाने के लिए, ठीक है, पहनाने के लिए और इन्होंने पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का फैसला किया, जिसे 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में जाना जाता है और डायरेक्ट एक्शन डे, और ऐलान किया। और उसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा जो कई दिनों तक चला और इसमें कई हजार लोग मारे गए थे और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। कलकत्ता की सड़कें अगस्त 19 लोहे की छड़ी और लाठियों लिए फंसा दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंसा क्या हाल है, यहाँ पे लोग लाठी लिए और इस तरीके से सड़कों पर फिर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देखते चलते हैं और ठीक है, और देखिए यहाँ पे 1941 के हिंदू मुस्लिम बहुल इलाके जो येलो कलर से यहाँ पे दिया हुआ है समूह है, और ये जो ऑरेंज कलर से दिया हुआ है यहाँ पे 1941 के हिंदू बहुल इलाके, ये जो हिंदू बहुल इलाके हैं जो ये ऑरेंज कलर से है, और जो ये दिया हुआ है ब्लू कलर, इसमें राजकुमार की रियासत जिनके लिए प्रस्ताव में स्पष्ट प्रावधान नहीं था, ये ब्लू एरिया जो है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुस्लिम बहुल इलाके जो ग्रीन कलर से दिया हुआ है। ठीक है, बीहड़ में एक आवाज। तो महात्मा गांधी जानते थे कि उनकी स्थिति बीहड़ में एक आवाज जैसी है, लेकिन फिर भी वो विभाजन की सोच का विरोध करते रहे। यानी बीहड़ में अगर कोई एक इंसान आवाज लगा रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। किंतु आज हम कैसे दुखद परिवर्तन देख रहे हैं, मैं फिर वह दिन देखना चाहता हूं जब हिंदू और मुसलमान आपसी सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे। मैं दिन रात इसी आग में जल रहा हूं कि उस दिन को जल्दी से जल्दी साकार करने के लिए मैं क्या करूं। लीग से मेरी गुजारिश है कि वे किसी भी भारतीय को अपना शत्रु न माने। ठीक है, हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही मिट्टी से उपजे हैं और उनका खून एक है। वे एक जैसा भोजन करते हैं और एक ही पानी पीते हैं और एक ही जबान बोलते हैं। यानी हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही मिट्टी से उपजे हैं
और उनका खून भी एक है और वो एक जैसा भोजन भी करते हैं, पानी भी एक पीते हैं और वो एक ही भाषा भी, एक ही जबान बोलते हैं। तो प्रार्थना सभा में भाषण 7 सितंबर 1946, कलेक्ट्रेट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। तो जैसा कि ये महात्मा गांधी का ये प्रार्थना सभा में भाषण। तो मुझे लेकिन पूरा पूरा विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई वह पूरी तरीके से गैर इस्लामिक है और मुझे इसको पाप पूर्ण कृत्य करने में कहने में कोई संकोच नहीं है, और इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है, न कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का। जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते थे, वे भारत और इस्लाम दोनों के शत्रु हैं। भले ही वे मेरी देह के टुकड़े टुकड़े कर दें, परंतु मुझसे ऐसी बात नहीं मनवा सकते जिसे मैं गलत मानता हूं। ठीक है। हरिजन 26 सितंबर 1946, कैलकाटा बोर्ड्स, महात्मा गांधी खंडी में जो है लिया गया है हरिजन पत्रिका से। और यहाँ पे देखिए विभाजन को समझना, लाठी डंडे में आदि इस तरीके से लोग घूम रहे हैं। तो मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल जो इलाके थे, हिंदू सिख बहुल, दो हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने बंगाल के मामले में भी यही सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया। अंकों के खेल में उलझकर पंजाब के बहुत सारे सिख नेता और कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके थे कि अब विभाजन अनिवार्य विकृति है जिसे टाला नहीं जा सकता। उनको लगता था कि वे अविभाजित पंजाब में मुसलमानों से घिर जाएंगे और उन्हें मुस्लिम नेताओं के रहम पर जीना पड़ेगा, इसलिए वे भी कमोवेश इस फैसले के हक में थे। बंगाल में भी भद्रलोक बंगाली हिंदुओं को जो तबका सत्ता जो है अपने हाथ में रखना चाहता था, वह मुसलमानों की अस्थायी गुलामी, और उनके एक नेता ने यही शब्द कहे थे कि आशंका से भयभीत थी, गुलामी की आशंका से, और संख्या की दृष्टि में वे कमजोर थे और इसलिए उनको लगता था कि प्रांतों के विभाजन से उनकी राजनीतिक प्रभुत्व रह सकता है। ठीक है। कानून व्यवस्था का नाश। तो यहाँ से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पे। और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जानने को मिली होंगी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।